let's start. So yesterday we started with the states of matter, change of state of matter. ठीक है बेटा, where we discussed some terms कि अगर मैंने सॉलिड से लिक्विड में जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है या वापस आना है, तो इन सारे प्रोसेसेस को मैं क्या कहती हूँ? सॉलिड से लिक्विड में गए, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक है, लिक्विड से गैस में गए, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन. तो ये मैंने कल आपको वैसे चार्ट बनवाया था. ठीक है, तो अभी मैं रफली ऐसे लिख रही हूँ ताकि मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, तो गैस से लिक्विड में आएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ओके, एंड लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन. ओके, गैस से सॉलिड का जो डायरेक्ट प्रोसेस है, दिस इज सब्लिमेशन, डेपोजिशन. ठीक है, कूलिंग, तो वो हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे. ओके, तो अब सारी डेफिनेशंस लिखते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन की. कौन मेल्ट कर रहा है? द सॉलिड्स, दे आर मेल्टिंग. ठीक है, the solids they are actually melting. So this is the process in which a solid substance it gets changes into the liquid. ठीक है, so it is the process in which a solid substance changes into liquid. मेल्ट कर गई ना, सॉलिड चीज जो है वो मेल्ट कर गई और वो लिक्विड में चेंज हो गई. कैसे चेंज हुई? जब उसने हीट एक्सेप्ट की, ऑन हीटिंग. ठीक है, सो दिस वी कॉल्ड एज मेल्टिंग. ओके, यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है. देखो, मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए. आपने पानी बॉयल किया, ठीक है, यू बॉइल्ड सम वाटर और उसको आपने साइड पे रख दिया. थोड़ी देर बाद आप क्या नोटिस करते हो कि जो मैंने पानी बॉयल किया है वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, इनिशियली आपने उसको हीट दी, यानी कि जब भी हम किसी चीज को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. ठीक है, बट जब वो चीज ठंडी हो जाती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. ठंडी होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है? ठीक है, दैट द सब्सटेंस इट गिव्स हीट. ठीक है, तो जब भी कोई चीज ठंडी होगी इसका मतलब उसने हीट लिबरेट कर दी है. जब भी कोई सब्सटेंस गर्म होगी दैट मींस उसने हीट एक्सेप्ट की है. समझ आई बात ये? ठीक है, जब भी हमने कंडेंसेशन का फिनोमिना करना है, कूलिंग का फिनोमिना करना है, उसमें हमने ये कहना है कि उस सब्सटेंस ने अपनी हीट दे दी. द सब्सटेंस इट गिव्स इज हीट. ठीक है, और जब भी हमने किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की, दैट मींस कि वो जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगी एंड इट इज गोइंग टू चेंज दैट स्टेट. ओके, क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया. तो जब भी हमने बात करनी है कूलिंग की, द कूलिंग प्रोसेस इट विल बी अकम्पेन्ड विद द लॉस ऑफ हीट and the heating process it will be accompanied with the gain of heat. Okay, clear? चलिए, melting clear हो गया? melting clear हो गया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ that what is the melting point of ice. चलो पहले melting point की definition डिस्कस कर लेते हैं पहले. ठीक है, our next definition is melting point. देखो, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे ही किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट नहीं कर जाती. राइट, each and every substance it is having a fixed temperature at which the substance it starts melting. समझ रहे हो? Are you getting? कि कोई भी चीज है वो ऐसे ही किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं कर जाती. हर एक का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर, जिसको फर्स्टली वो अटेन करती है एंड देन इट गेट्स मेल्टेड. ठीक है, तो वो जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. ओके, so what is the melting point? It is the temperature at which the solid substance, ठीक है, जो हमारी solid substance है वो क्या करेगी? It will melt and gets converted into liquid. ठीक है, और हम ये सारा काम किस पे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे.
यानी कि हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर का रोल भी ले रहे हैं, हम सारी चीज ओपन में कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इन ओपन, दैट मीन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द एयर, वी आर काउंटेड इन इट, ठीक है जी। हम कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं ले रहे, वैक्यूम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम ये सारा काम जो है वो अंडर द एयर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं कि एयर प्रेशर के अंडर कितना उसका टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपसे पूछा था, यू गिव राइट आंसर, सो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। सो वाटर सॉरी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको? मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्ट होना, किसका मेल्ट होना, सॉलिड का मेल्ट होना, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट करें। ठीक है जी। हाँ जी बेटा लक्ष्य, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, melting point, it indicates the strength of, melting point indicate the strength of attractive forces between the particles। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। अब ये क्या कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, किसी भी चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि उस मैटर के, उस चीज के, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इफ मेल्टिंग पॉइंट इज मोर आर दी forces of attraction and vice versa। vice versa means अगर कम होगा melting point तो attraction forces भी कम होंगी। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें कैसे पता चला, देखो we are having a solid, ठीक है, like this, ये सॉलिड्स का अरेंजमेंट है ऐसा, so Divya is asking that why the freezing point and the melting point of ice is same, so basically they are in equilibrium। ये दोनों states जो हैं वो एक fixed temperature पे exist करती हैं, ठीक है। That you will study in your higher classes कि एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दोनों स्टेट्स, ये दोनों की जो स्टेट्स हैं, ठीक है, आइस जो है वो भी एग्जिस्ट करती है और वाटर आइस की मेल्टिंग भी जो है वो इन दोनों स्टेट्स की जो बेसिकली फिजिकल स्टेट है ये इस एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। तो दैट यू विल डिस्कस इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। अभी बस इतना याद रख। ओके, सो दिस इज सॉलिड, ये हमारा सॉलिड का अरेंजमेंट है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड्स में ऐसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करना है, आई हैव टू कन्वर्ट दी सॉलिड्स इनटू लिक्विड। अगर मैंने उसको मेल्टिंग या फ्यूजन का मैं अगर प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरा क्या होना चाहिए था, बेसिकली ऐसे जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी स्टेट में आ जाए, कुछ लिक्विड की स्टेट में आ जाए, जहां पर इनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। तो अब वो कैसे कम होगी, जब पार्टिकल्स एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर वाइब्रेटिंग कॉन्टिन्यूसली, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे उनके पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है, बट दे आर बेसिकली कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। हो रहा है ना। हम जब इस सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने लिखा था ना दैट ऑन हीटिंग when we are providing heat to this solid, what we are doing is we are increasing its temperature, and with the increase in temperature its kinetic energy will also increase। ठीक है, पहले सॉलिड के पार्टिकल्स अगर आपने वीडियो में देखा हो, मैंने आपको दिखाए थे, सॉलिड के पार्टिकल्स जस्ट ऐसे वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, लाइक दिस, वेरी स्लोली दे वाइब्रेट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि व्हेन दे अटेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में इतनी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, when the temperature it increases their kinetic energy it also increases। तो उनकी जो वाइब्रेशंस है लाइक दिस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो मैंने उनको हीट सप्लाई की, अब उसने क्या किया, जो मैंने उसको हीट सप्लाई की, उन्होंने क्या किया, जो इन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स थी ना उसको तोड़ा। जो मैंने हीट सप्लाई की है, द हीट दैट आई हैव सप्लाइड that has basically overcome the forces of attraction between the solid particles। पार्टिकल जो एक दूसरे के बहुत पास थे, उन्होंने वो हीट ली। ठीक है, उन्होंने वो हीट ली, that increases their temperature and ultimately their kinetic energy it also increases। ठीक है, तो अब और ज्यादा स्पीड से क्या करने लगे, वाइब्रेट करना लगे। ठीक है, तो विद दिस वाइब्रेशन, राइट, when they attain a sufficient energy, तो वो एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, तो एक sufficient energy जब उन्होंने अटेन की तो they get separated from each other। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इस हीट पे जो मैं उनको दे रही हूँ। दिस सेपरेशन, कि वो एक दूसरे से दूर हुए, ये किस पे डिपेंड करेगा कि मैं उनको कितनी हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या मैं उनको उतनी हीट प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। ओके, इफ आई एम प्रोवाइडिंग देम दैट सफिशिएंट हीट कि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब ये चीज क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस को इंडिकेट करता है। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर मैं उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करती जा रही हूँ। देखो, अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनको अलग करने के लिए उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी ना। इफ आई हैव टू सेपरेट देम, ठीक है, किसी के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हमें उतना ही कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी कि वो दूर हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो सेम इज द थिंग हियर कि अगर उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मुझे बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से, ताकि वो जो अपनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ के दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए। आर यू गेटिंग? हाँ जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस को बताता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को हीट सप्लाई कर रहे हैं, the supplied heat is used in overcoming the attraction forces between the particles। ठीक है, क्लियर बेटा? तो जो मैंने उसको हीट सप्लाई की है, जितनी भी हीट, अब जितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी उसको ताकि पार्टिकल सेपरेट हो जाएं, वो मेरा क्या बताता है, द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मुझे हीट भी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि पार्टिकल्स जो हैं दे मूव फ्रॉम ईच अदर। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया हाउ द मेल्टिंग पॉइंट इट बेसिकली टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बॉइलिंग और वेपराइजेशन। नेक्स्ट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो सेम डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच a liquid gets converted into the gas on heating। ठीक है, so this is the process in which a liquid substance changes into gas on heating। ठीक है जी, क्लियर?
तो सेम आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट. सो इट इज द टेम्परेचर at which the liquid gets converted into gaseous state. ठीक है, एक लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट किया है, गैस में चेंज किया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो सारा काम हम किस पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं. दैट वी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बॉयल करना शुरू करता है. क्लियर? हाँ जी, ठीक है बेटा. अब उसके बाद हम कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन की दोनों डेफिनेशंस कर लेते हैं. तो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट का फिनोमेना एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आपको पूछ सकते हैं दैट हाउ बॉइलिंग पॉइंट इट बेसिकली गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है, तो फिर हमने वही सेम सारी कहानी कहनी है जो भी हमने एक्सप्लेन की है. ठीक है, कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, हमें उतनी ज्यादा उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाए. ठीक है, धीरेन वो केल्विन स्केल में है, वो भी हम अभी करेंगे, कन्वर्जन्स भी हम करेंगे डिग्री से सेल्सियस स्केल में. ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में हम सारी कन्वर्जन्स करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट लिखें. अब ये दोनों प्रोसेसेस रहेगी, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन. चलिए, सो सबसे पहले लिखते हैं सॉलिडिफिकेशन. तो नाम से ही पता चलता है व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफाई करना है. ठीक है, किसको सॉलिडिफाई करना है हमने, लिक्विड को सॉलिड में. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड. ठीक है जी, तो एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वो किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में चेंज हो रही है बाय कूलिंग. अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो जो सब्सटेंस है इट विल गोइंग टू रिलीज दैट हीट. हीट रिलीज करने का मतलब क्या है कि हम उसको ठंडा कर रहे हैं. ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस इट विल बी अकम्पेन्ड बाय कूलिंग. ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कह लो, फ्रीजिंग कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम. ठीक है, फ्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं. बट याद रखना है कि सॉलिडिफिकेशन टर्म हमेशा सॉलिड्स के लिए यूज करनी है, क्योंकि हम सॉलिड्स को सॉलिडिफाई करते हैं, ठंडा करते हैं और उसको सॉलिड चीज में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टर्म्स इज नॉर्मली फॉर द सॉलिड्स. क्लियर? तो ऐसे ही कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है हमने. तो कंडेंसेशन क्या है, so it is the process of conversion of gas into liquid state again by cooling. ठीक है, जब हम चीज को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं. so that is called condensation. ठीक है जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट करें. अब नेक्स्ट एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, why the temperature of the substance remains constant
ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि जब भी एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, जब भी एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, तो जो उसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है, जो उसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है। We were saying that whenever we are going to change from one state to other state, या तो हम उस सब्सटेंस को हीट देते हैं या वो सब्सटेंस जो है वो हीट लिबरेट कर देती है, यही चीज थी। ठीक है, कि या तो वो हीट एक्सेप्ट कर रही है या तो वो हीट लिबरेट कर रही है। तो हीट का चेंज तो आया, अगर हीट चेंज हो रहा है दैट मींस उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज भी होगा, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज भी होना चाहिए। ठीक है, हम ठंडा कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम चेंज इन द टेम्परेचर। बट ये क्वेश्चन तो हमें उल्टा ही कह रहा है दैट द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इट रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहता है टेम्परेचर सेम रहता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जाते हो, यानी कि अगर मैं आइस को मेल्ट करवा रही हूँ, ठीक है, एंड वट एवर हीट आई एम प्रोवाइडिंग टू दैट आइस, जब तक वो पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, दिस इज पॉसिबल एक्चुअली व्हेनेवर वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। वही चीज जो हमने पीछे अभी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस की है। अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही हूं तो देखो उस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरी स्टेट से तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक स्टेट की प्रॉपर्टीज दूसरी स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यू आर एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट? यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर मोर, स्पेसेस दे आर लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेसेस ज्यादा हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो भी मैं उसको हीट सप्लाई कर रही हूँ, whatever heat I am supplying to the system, to the substance, वो कहां पर यूज हुई? इनके बीच जो फोर्सेस हैं उसको तोड़ने में यूज हुई। द फोर्सेस दैट दे आर हैविंग एक्चुअली, ठीक है, उनको तोड़ने में यूज हुई। दैट मीन्स द एनर्जी सप्लाइड is used to overcome the forces of attraction between particles. पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उनको तोड़ने में हेल्प हुई, ताकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएं, उनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो और जो उनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम हो, एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। तो यानी कि जितनी भी हीट मैं सप्लाई करती जाऊंगी वो यहाँ पर यूज्ड अप होती गई। whatever heat I was supplying to this system वो यूज्ड अप होती गई अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में। ठीक है, जब एक आइस जो है वो अच्छे से पिघल गई इनटू वाटर तब तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, when the ice it completely melt into the water तब तक कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि जो मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, whatever heat I am supplying to the system, it is acting as a hidden heat, एक छुपी हुई हीट है जो अंदर काम कर रही है बट उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ओके, एग्री? काम कर रही है, जो मैं हीट दे रही हूँ, इट इज वर्किंग बट इट इज नॉट शोइंग इट्स इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट नहीं शो कर रही है दैट मीन्स वो उसके अंदर ही छुपी हुई है। ठीक है, दैट इज द हिडन हीट एंड इट इज नॉट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि टेम्परेचर जो भी हीट मिली वो यूज्ड अप हो रही है कहीं और, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कहां से बढ़ेगी फिर? ओके, अगर टेम्परेचर ही नहीं इंक्रीज हो रहा, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो छुपी हुई हीट है ना, दिस हिडन हीट,
वी कॉल्ड दिस एज लेटेंट हीट। हम इसको कैसी हीट कहते हैं? हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो अपरन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि जो भी मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ अपने सब्सटेंसेस को, वो हीट जो है वो कहाँ पर यूज हो रही है? पार्टिकल पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में यूज हो रही है। ठीक है, तो वो फोर्स वहां पर, वो हीट जो है वो वहां पर यूज्ड अप हो गई। ठीक है, उसने अपना कोई इफेक्ट नहीं शो किया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज हिडन हीट। छुपी हुई एक हीट है जो अपना इफेक्ट नहीं शो कर रही है। ठीक है, so and it is not increasing the kinetic energy। अगर टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, देखो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो दैट मींस जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए क्विकली हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं फिर। अब हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। बेटा हिडन हीट वही मैं बता रही हूँ कि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर रही है, वो अपना काम कर रही है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स को दूर कर रही है, बट इट इज नॉट शोइंग इट्स इफेक्ट समवेयर। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि वो हीट जो है वो अंदर ही अंदर कहीं पे यूज हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स हिडन हीट, छुपी हुई है अंदर। ठीक है, अंदर छुपी हुई है जो अपना काम कर रही है बस। ओके, क्लियर? चलिए, आई गेस टाइम इज ओवर नाउ, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, कल हमने डेफिनेशंस करनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ठीक है, फिर आपको एक टेम्परेचर कन्वर्जन्स करवानी है। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर आल्सो। चलिए, बाकी कल करेंगे। So I'm going to end the meeting now, right?